अरे कनिष्क, तुम अभी तक यहीं हो? मैंने सोचा सब चले गए। आओ अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम रो रही थी क्या? सर, मुझसे नहीं होगा। मैं छोड़ रही हूँ तैयारी। ये प्रजामंडल, ये मुझे पागल कर देंगे। जयपुर, जोधपुर, बूंदी, 1931, 1934, 1938। इतने नाम, इतनी तारीखें, इतने अध्यक्ष। सर, पढ़ते पढ़ते दिमाग सुन्न हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे एक दलदल में फंस गई हूँ, जहां से निकलना नामुमकिन है। एग्जाम में तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। पहले पानी पियो, आराम से। तो मैडम ने हार मान ली? इतनी जल्दी? जिस लड़की की आंखों में मैंने आरएएस बनने का सपना देखा था, वो इतिहास के कुछ पन्नों से डर गई? डर नहीं सर, मैं थक गई हूँ। ये बेजान फैक्ट्स रटते रटते कोई मजा ही नहीं है। मजा इसलिए नहीं है कनिष्क, क्योंकि तुम इतिहास को पढ़ रही हो, उसे जी नहीं रही। तुम इन नामों को सिर्फ शब्द समझ रही हो, इनके पीछे छिपे इंसानों के खून पसीने को महसूस नहीं कर रही। अच्छा, एक सौदा करें? कैसा सौदा? तुम मुझे अपना 15 मिनट दो, बस 15 मिनट। अपनी एक किताब बंद कर दो, दिमाग से सारी तारीखें निकाल दो। मैं तुम्हें कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसमें जुनून है, बलिदान है, धोखा है और जबरदस्त जीत भी। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें इन सूखे पन्नों से निकालकर सीधे राजस्थान की उन गलियों में ले जाएगी जहां आजादी के नारे गूंज रहे थे। और कहानी के अंत में अगर तुम्हें ये प्रजामंडल उंगलियों पर याद न हो जाएं, तो मैं खुद कहूंगा कि तुम तैयारी छोड़ दो। मंजूर? कहानी? सच में सर? हाँ, कहानी। तो तैयार हो इतिहास के सबसे रोमांचक सफर पर चलने के लिए? सबसे पहले एक मंत्र याद करो। उत्तरदायी शासन की स्थापना। बोलो मेरे साथ। उत्तरदायी शासन। बिल्कुल। यही वो सपना था, यही वो आग थी जिसके लिए पूरा राजस्थान जल उठा था। उत्तरदायी मतलब जवाबदेही। एक ऐसा राज जिसमें राजा अपनी मनमर्जी का मालिक न हो, उसे अपनी प्रजा को जवाब देना पड़े। एक ऐसा शासन जिसमें मंत्री राजा के चमचे नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए बेटे बेटियां हों। बस इसी एक सपने के लिए राजस्थान के वीरों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। समझी? ये सिर्फ संगठन नहीं थे, ये एक जिद थी, एक जुनून था। जी सर, अब लग रहा है कि ये कुछ और ही चीज थी। बहुत अच्छे। अब सवाल ये है कि ये जुनून की आग पूरे राजस्थान में एक साथ कैसे फैली? तो सुनो, ये आग अचानक नहीं भड़की थी। इसकी चिंगारी पूरे देश में सुलग रही थी। कहानी शुरू होती है साल 1938 से। जगह थी गुजरात का एक छोटा सा गांव, हरिपुरा। हरिपुरा? कांग्रेस का अधिवेशन? शाबाश, कांग्रेस का 51वां अधिवेशन। और सोचो, उस अधिवेशन में अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठा था? कोई मामूली नेता नहीं, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 51 बैलों से खिंचे हुए रथ पर उनका स्वागत हुआ था। हवा में ही क्रांति की खुशबू थी। और उसी तूफानी रात में नेताजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया जिसने राजस्थान की रियासतों में सोई हुई ज्वाला को भड़का दिया। कैसा प्रस्ताव मान सर? कांग्रेस ने पहली बार धाड़कर यह ऐलान किया कि वो रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का पूरा समर्थन करती है। ये एक ग्रीन सिग्नल था कनिष्क। कांग्रेस ने रियासतों की जनता से कहा, उठो, अपने हक के लिए संगठन बनाओ, आंदोलन करो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ खड़ा है। बस इसी एक आवाज ने राजस्थान के क्रांतिकारियों में बिजली भर दी। 1938 के बाद तो जैसे प्रजामंडलों की बाढ़ आ गई। हर रियासत में एक ही नारा गूंजने लगा, उत्तरदायी शासन लेके रहेंगे। मतलब 1938 ही असली टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल। हरिपुरा अधिवेशन ने ही इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बना दिया। लेकिन हमें उन वीरों को नहीं भूलना चाहिए जो इस लहर के आने से पहले ही अंधेरे में दिया जला चुके थे। साल 1931 में ही जब कोई साथ नहीं था, तब 2 जगहों पर प्रजामंडल की नींव रखी जा चुकी थी। जयपुर में कर्पूर चंद पाटनी ने और बूंदी में श्री कांतिलाल ने। ओह, तो सर क्या जयपुर प्रजामंडल ही राजस्थान का पहला प्रजामंडल था? ये सवाल मैंने कहीं देखा था। एकदम सही पकड़ी हो। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। ये फैक्ट दिमाग में छाप लो, तो अब हमारी कहानी की टाइमलाइन सेट हो गई। 1931 में पहली चिंगारी और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के बाद भड़की ज्वाला। अब चलें राजधानी जयपुर की गलियों में। हाँ मान सर, बिल्कुल। अब तो बहुत मजा आ रहा है। तो कनिष्क, जैसा मैंने बताया, 1931 में कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कर दी, लेकिन वो एक ठंडी बेजान संस्था बनी रही। उसमें जान फूंकी 2 बड़े नामों ने। एक थे सेठ जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे, और दूसरे थे हीरालाल शास्त्री। 1936 में इन दोनों ने मिलकर इस सोए हुए संगठन को जगाया और 1938 में तो खुद जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बन गए।
बड़े नेता जुड़ गए तो आंदोलन तो मजबूत होना ही था। बिल्कुल, और ये लड़ाई सिर्फ मर्दों की नहीं थी, ये बात जयपुर ने साबित कर दी। जब सरकार ने जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया तो पूरे जयपुर में सत्याग्रह की आग भड़क उठी, और इस आग की मशाल थामी जयपुर की वीरांगनाओं ने। श्रीमती दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं का पहला जत्था जयपुर की सड़कों पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ निकला और गिरफ्तारियां दी। किशोरी देवी, रमा देवी जोशी जैसी अनगिनत शेरनियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा। सोचो, रामगढ़ की सुमित्रा देवी खेतान अपनी गोद में 2 महीने का बच्चा लेकर सत्याग्रह का नेतृत्व कर रही थीं, एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में बच्चा। ये था जुनून। वाह सर, ये तो किसी किताब में ऐसे नहीं लिखा था। अब सुनो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने जयपुर प्रजामंडल में ही बगावत करवा दी। साल था 1942। गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और पूरे देश में करो या मरो का आंदोलन शुरू हो गया। हर रियासत में नारा गूंज रहा था, राजाओ अंग्रेजों का साथ छोड़ो। लेकिन जयपुर में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। क्या हो रहा था मानसर? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री और रियासत के प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल। इन दोनों के बीच बंद दरवाजों के पीछे एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में जेंटलमैन अग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। जेंटलमैन अग्रीमेंट? इसमें क्या था? इस समझौते में मिर्जा इस्माइल ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने का वादा किया, और बदले में शास्त्री जी ने यह वादा किया कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। ये राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल था जिसने आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। क्या मतलब, जब पूरा देश लड़ रहा था तब जयपुर शांत था? ये तो पीठ में छुरा झोंकने जैसा हुआ। बिल्कुल, प्रजामंडल के गरम खून वाले नेताओं ने भी यही कहा। उनका खून खौल उठा। बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल जैसे क्रांतिकारी गरज उठे। उन्होंने कहा, हम इस दगाबाज समझौते को नहीं मानते। जयपुर भी भारत का हिस्सा है और हम आजादी की इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने प्रजामंडल से अलग होकर अपना एक नया गरम संगठन बना लिया, आजाद मोर्चा। इसी आजाद मोर्चे ने जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन की मशाल जलाई, जुलूस निकाले, हड़तालें की और जयपुर की लाज बचा ली। बाद में 1945 में नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चे का वापस प्रजामंडल में विलय हो गया। वाह मानसर, मतलब एक प्रजामंडल के अंदर ही 2 प्रजामंडल चल रहे थे। ये तो जबरदस्त है। जबरदस्त तो है ही, और अब जयपुर की महलों वाली राजनीति से निकलकर चलते हैं मारवाड़ के तपते रेगिस्तान की ओर, जोधपुर। यहाँ की आवाज थे जयनारायण व्यास, एक ऐसा निडर पत्रकार और नेता जिन्हें लोग सम्मान और प्यार से शेर राजस्थान और लोकनायक कहते थे। जयनारायण व्यास जी का नाम तो सुना है, पर इतना नहीं जानती थी। उन्होंने अपनी कलम को तलवार बना लिया था। तरुण राजस्थान और बंबई से अखंड भारत जैसे अखबारों के जरिए वो जोधपुर की सामंतशाही पर ऐसे वार करते थे कि राजा महाराजा तक कांप जाते थे। मारवाड़ का संघर्ष बहुत लंबा और खून पसीने से लिखा गया है। इसकी शुरुआत होती है 1921 के तोल आंदोलन से। तोल आंदोलन, ये क्या था? उस समय मारवाड़ में एक सेर में 100 तोले होते थे। सरकार ने रातों का इसे घटाकर 80 तोले कर दिया, यानी जनता को सामान कम और पैसे पूरे देने पड़ते थे। ये सीधी सीधी डकैती थी। इसके खिलाफ मारवाड़ सेवा संघ के बैनर तले आंदोलन हुआ और सरकार को घुटने पाड़ने पड़े। ये जनता की पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद व्यास जी ने पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था जैसी छोटी छोटी मसालेदार पुस्तिकाएं लिखीं, जिनमें उन्होंने आसान भाषा में राजशाही के कुशासन की पोल खोल कर रखती थी। ये पुस्तिकाएं रातों रात घरों में बढ़ती थीं और लोगों के दिलों में क्रांति की आग लगा रही थीं। मतलब उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए? बिल्कुल, यही उनकी सफलता का राज था। 1934 में जाकर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बने। लेकिन सरकार ने दमन का चाबुक चला दिया। 1936 में प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने पूरे मारवाड़ को झकझोर कर रख दिया। 1936 में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कृष्णा दिवस मनाया। कृष्णा दिवस, ये क्यों मनाया गया? ये कृष्णा कुमारी नाम की एक युवती का अपहरण और उस पर हुए अत्याचार के खिलाफ एक प्रदर्शन था। इस मामले में राजघराने के लोगों का नाम आ रहा था और सरकार मामले को दबा रही थी। प्रजामंडल ने इस मुद्दे को उठाया और जनता के बीच सरकार के खोखले न्याय के दावों का पर्दाफाश कर दिया। जब प्रजामंडल पर रोक लगी तो 1938 में रणछोड़दास गट्टाने की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ, जिसने आंदोलन को आगे बढ़ाया। मतलब एक संगठन पर रोक लगती तो वो दूसरे नाम से फिर खड़े हो जाते थे। हाँ, हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन मारवाड़ के इतिहास का सबसे काला दिन आना अभी बाकी था। तारीख थी 13 मार्च 1947।
डिडवाना परगने में एक गांव है डाबड़ा। इंडला डामड़ा कांड, मैंने इसका नाम पढ़ा है। मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा के नेता मथुरादास माथुर जैसे लोग मोतीलाल चौधरी नाम के एक किसान के घर पर किसानों की एक सभा कर रहे थे। सभा शांतिपूर्ण थी, किसान अपने समस्याओं पर बात कर रहे थे। तभी वहां के जागीरदार ने अपने लठैतों और बंदूकधारियों के साथ उस घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने निहत्थे किसानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पन्नाराम, रामूराम, रुघाराम जैसे कई किसान अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए वहीं शहीद हो गए। ये मारवाड़ का जलियांवाला बाग था। इस घटना ने साबित कर दिया कि आजादी के इतने करीब आकर भी सामंतशाही कितनी क्रूर और अमानवीय थी। ये तो बहुत ही भयानक था मानसर। भयानक था, लेकिन इन बलिदानों ने ही आजादी की सुबह को और करीब ला दिया। अब मारवाड़ के रेगिस्तान से निकलकर चलते हैं मेवाड़ के पहाड़ों और झीलों की ओर, जहां एक कवि क्रांतिकारी अपनी आवाज से लोगों में जान फूंक रहा था। तो कनिष्क, अब हमारी कहानी पहुंचती है वीरों की भूमि मेवाड़ यानी उदयपुर। यहां क्रांति की मशाल उठाई माणिक्यलाल वर्मा ने। वो एक नेता ही नहीं बल्कि एक कवि, एक समाज सुधारक और एक सच्चे गांधीवादी थे। उन्हीं के अथक प्रयासों से 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये स्थापना उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुई और उन्हें ही इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा बिजौलिया किसान आंदोलन वाले ही ना? बिल्कुल। बिजौलिया के किसानों की आवाज बनकर उन्होंने पहले ही सामंतशाही को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। अब उन्होंने पूरे मेवाड़ में जागृति लाने का बीड़ा उठाया। कनिष्क, वर्मा जी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कलम और उनकी आवाज। उन्होंने किसानों और आम जनता में जोश भरने के लिए एक गीत लिखा जो अमर हो गया, पंछीड़ा। पंछीड़ा? मैंने ये नाम सुना है। पंछीड़ा रे उड़ने जाजो पावागढ़ रे। ये गीत जब गांव की चौपालों पर गाया जाता था तो लोगों की नसों में खून की जगह क्रांति दौड़ने लगती थी। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, ये मेवाड़ की जनता का स्वतंत्रता संग्राम का एंथम बन गया था। वाह सर, मतलब गीतों से आंदोलन को ताकत दी? हाँ, और सिर्फ गीत ही नहीं। जब मेवाड़ के महाराणा ने उनके बढ़ते प्रभाव से घबराकर उन्हें रियासत से निकाल दिया तो वर्मा जी अजमेर चले गए। लेकिन वहां भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने अजमेर से किताब लिखी, मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस किताब में उन्होंने तथ्यों के साथ मेवाड़ के कुशासन, भ्रष्टाचार और जनता पर हो रहे अत्याचारों का पर्दाफाश किया। सरकार ने इस किताब पर बैन लगा दिया, लेकिन ये चोरी छिपे लोगों तक पहुंचती रही और अपना काम करती रही। ये तो बहुत साहसी थे। साहस तो उनके पूरे परिवार के खून में था। इस संघर्ष में उनकी पत्नी श्रीमती नारायणी देवी वर्मा का त्याग अविस्मरणीय है। जब वर्मा जी को गिरफ्तार किया गया तो नारायणी देवी भी आंदोलन में कूद पड़ी। और तुम्हें पता है, जब उन्हें जेल भेजा गया तो वो अपने 6 महीने के बेटे को गोद में लेकर जेल गईं। सोचकर देखो उस माँ के बारे में जो अपने दूध पीते बच्चे के साथ आज़ादी के लिए जेल की चक्की पीसने को तैयार थी। ये था आज़ादी का जुनून, ये था देश के लिए समर्पण। सर, ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम तो छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं। इसीलिए तो ये कहानियां सुना रहा हूं, ताकि तुम सिर्फ फैक्ट्स ना रटो बल्कि उस जज्बे को महसूस करो। अब तैयार हो जाओ इस कहानी के सबसे दर्दनाक और सबसे प्रेरक अध्याय के लिए। जी सर। कनिष्क, अब मैं तुम्हें इस कहानी के उस हिस्से में ले जा रहा हूं जहां क्रूरता की सारी हदें पार हो गईं। ये कहानी है जैसलमेर की और उस अमर शहीद की जिसका नाम है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा? सागरमल गोपा जन्म से ही क्रांतिकारी थे। उनके पिता जैसलमेर के महारावल के दरबारी थे। लेकिन गोपा जी ने गुलामी स्वीकार नहीं की। उनकी कलम में आग थी। उन्होंने 2 ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने जैसलमेर की रियासत में भूचाल ला दिया। पहली, जैसलमेर का गुंडा राज, और दूसरी, आज़ादी के दीवाने। इन किताबों में उन्होंने महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों, जनता के शोषण और पूरे शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को नंगा कर दिया। तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया होगा? हाँ, लेकिन धोखे से। उन्हें जैसलमेर से निर्वासित कर दिया गया था। 1941 में जब उनके पिता का देहांत हुआ तो वो अपनी मां को सांत्वना देने जैसलमेर आए। जब वो वापस जा रहे थे तो उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जेल में शुरू हुआ अमानवीय यातनाओं का वो दौर जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। क्या हुआ उनके साथ? उन्हें लोहे की भारी बेड़ियों में जकड़ा गया जिससे उनके पैरों में गहरे घाव हो गए। उन्हें रोज बेंतों से तब तक पीटा जाता जब तक वो बेहोश न हो जाएं। उनके फटे हुए कपड़ों पर खून के दाग लगे रहते थे। यहां तक कि उनके शरीर के नाजुक अंगों में मिर्ची की लुगदी भर दी जाती थी ताकि वो चैन से बैठ भी ना सकें। उनसे बार बार कहा जाता कि माफीनामे पर दस्तखत कर दो, तुम्हें छोड़ देंगे।
लेकिन उस शेर ने झुकना नहीं सीखा था। हे भगवान! और अंत में जब वो उस वीर को तोड़ नहीं पाए तो उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया। तारीख थी 3 अप्रैल 1946। जेलर गुमान सिंह ने सिपाहियों के साथ मिलकर बेहोश पड़े सागरमल गोपा पर मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन छिड़का और उन्हें जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिया? हाँ, जिंदा। उनकी शहादत की खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। दबाव में आकर सरकार को एक जांच आयोग बनाना पड़ा जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। लेकिन इस आयोग ने भी लीपापोती करके इसे आत्महत्या का मामला बताकर बंद कर दिया। लेकिन सच किसी से छिपा नहीं था। सागरमल गोपा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत के बाद 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की और संघर्ष को आगे बढ़ाया। सर, मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द जरूरी भी नहीं है कनिष्क, जरूरी है इस बलिदान को महसूस करना। अब एक आखिरी कहानी सुनो, एक 13 साल की बच्ची की जिसने साबित कर दिया कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। अब हम चलते हैं दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाके में जिसे वागड़ कहते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। यहां भीलों और अन्य आदिवासियों पर सामंती अत्याचार चरम पर था। इस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर आए भोगीलाल पंड्या। लोग उन्हें प्यार से वागड़ का गांधी कहते थे। उन्होंने 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। मतलब ये भी गांधी जी के रास्ते पर चलते थे? बिल्कुल। उनका सबसे बड़ा हथियार था शिक्षा। वो जानते थे कि अगर आदिवासियों को उनके अधिकारों के लिए जगाना है तो उन्हें शिक्षित करना होगा। इसीलिए उन्होंने वागड़ सेवा मंदिर और वनवासी सेवा संघ जैसी संस्थाएं बनाईं और गांव-गांव में पाठशालाएं खोलनी शुरू कर दी। ये तो बहुत अच्छा काम था। अच्छा काम था, लेकिन डूंगरपुर की रियासत को ये मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि आदिवासी पढ़े लिखें और अपने हक जाने। इसीलिए महारावल ने आदेश जारी किया कि प्रजामंडल द्वारा चलाई जा रही सभी पाठशालाएं तुरंत बंद कर दी जाएं। लेकिन देशभक्त शिक्षक भला ये आदेश क्यों मानते? उन्होंने स्कूल बंद करने से साफ इनकार कर दिया। फिर वही हुआ जो हर जालिम हुकूमत करती है, दमन। पुलिस और रियासत के अधिकारी स्कूल बंद करवाने निकल पड़े। घटना है 19 जून 1947 की। डूंगरपुर का एक गांव है रास्तापाल चौकी। यहां सेवा संघ की पाठशाला चल रही थी। पुलिस पाठशाला के संवर्षक नाना भाई खाट और शिक्षक सेंगा भाई को गिरफ्तार करने पहुंची। जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने नाना भाई खाट को बंदूक की बटों से इतना पीटा कि वो वहीं मृत्यु प्राप्त हो गए। ओह नो! क्रूरता यहीं नहीं रुकी। पुलिस ने शिक्षक सेंगा भाई को रस्सी से अपने ट्रक के पीछे बांधकर उन्हें घसीटते हुए ले जाने लगी। गांव वाले सब देख रहे थे, पर पुलिस के डर से किसी की आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत बुरा हुआ। तभी खेतों से घास का गट्ठर सिर पर रखे लौट रही एक 13 साल की भील छात्रा कालीबाई ने यह दिल दहला देने वाला मंजर देखा। उसने देखा कि उसके गुरुजी को एक जानवर की तरह घसीटा जा रहा है। वो बच्ची अपना आपा खो बैठी। वो चीखती हुई ट्रक के पीछे भागी। मेरे गुरुजी को छोड़ दो, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? उसने हाथ में रखी दरांती यानी घास काटने का औजार से एक ही झटके में ट्रक से बंधी रस्सी को काट दिया और अपने शिक्षक सेंगा भाई को आजाद करा लिया। एक 13 साल की लड़की ने? हाँ, एक 13 साल की लड़की ने वो हिम्मत दिखाई जो वहां खड़े बड़े बड़े मर्द नहीं दिखा पाए। लेकिन इसकी इस बहादुरी की उसे कीमत पड़ी। पुलिस वालों ने गुस्से में आकर उस मासूम बच्ची पर गोलियां चला दी। अपने गुरु को बचाने के लिए कालीबाई वहीं शहीद हो गई। 13 साल की कालीबाई ने शिक्षा के लिए, अपने गुरु के सम्मान के लिए जो बलिदान दिया, उसे राजस्थान का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। सर, कालीबाई, सागरमल गोपा, ये कहानियां सुनकर तो सच में अब मुझे ये सब हमेशा याद रहेगा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मेरे हीरो बन गए हैं। पर सर, एक प्रॉब्लम अभी भी है। एग्जाम में तो सिर्फ कहानी नहीं, तारीखें, अध्यक्षों के नाम, संस्थाएं, सब कुछ बिल्कुल सटीक याद रखना होता है। इतनी सारी जानकारी को मैनेज कैसे करूं? इस प्रेरणा को, इस जोश को नंबरों में कैसे बदलूं? तुमने वो सवाल पूछा है कनिष्क जो एक एस्पिरेंट को टॉपर बनाता है। प्रेरणा को अंकों में बदलना ही असली कला है और इसी के लिए स्मार्ट तैयारी की जरूरत होती है। देखो, कहानी सुनने से तुम्हारे कॉन्सेप्ट और घटनाएं दिमाग में एक फिल्म की तरह बैठ गई हैं, है ना? जी सर, बिल्कुल। लेकिन इन फैक्ट्स को पत्थर की लकीर की तरह पक्का करने के लिए प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। मैं अपने सभी टॉपर्स को एक ही सलाह देता हूं और आज तुम्हें भी वही सीक्रेट बता रहा हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम तुरंत टेस्ट क्यू ऐप खोलो। टेस्ट क्यू ऐप? हाँ, वहां तुम्हें राजस्थान प्रजामंडल पर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। उनके सवाल बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर बने हैं
जब तुम कालीबाई की कहानी से जुड़ा सवाल जैसे रास्तापाल कांड किस रियासत से संबंधित है या कालीबाई का संबंध किस आंदोलन से है वहां सॉल्व करोगी तो वो फैक्ट तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। उनके जो नोट्स हैं वो इन्हीं कहानियों को टू द पॉइंट फैक्ट्स में बदल देते हैं जिन्हें तुम मिनटों में रिवाइज कर सकती हो। मैंने खुद देखा है, टेस्ट क्यू के मॉक टेस्ट से कई बार सीधे सीधे सवाल एग्जाम में उठकर आते हैं। सच कहूं तो सफलता का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कहानी से बेस बनाओ और टेस्ट क्यू से प्रैक्टिस करके रैंक लाओ। यही है सक्सेस का असली कारण। वाह सर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब पहले कहानी से समझो और फिर ऐप पर प्रैक्टिस करके पक्का कर लो। मैं आज ही इसे ट्राई करूंगी। बहुत बढ़िया। अब जब तुम्हारी नींव मजबूत हो गई है तो चलो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं तुम्हें बाकी रियासतों की सबसे खास और एग्जाम में आने वाली बातें फटाफट बताता हूं। तैयार? यस सर, रेडी। ओके, सबसे पहले बीकानेर। बीकानेर की कहानी बड़ी अनोखी है। वहां के महाराजा इतने सख्त थे कि बीकानेर की धरती पर प्रजामंडल की स्थापना हो ही नहीं सकी। इसलिए 1936 में मघाराम वैद्य ने इसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में की। याद रखना, बीकानेर प्रजामंडल, स्थापना कलकत्ता में। गॉट इट सर, बीकानेर, कलकत्ता। अगला कोटा। कोटा में तो गजब ही हो गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वहां की जनता और छात्रों में इतना जोश था कि उन्होंने शहर की कोतवाली पर ही कब्जा कर लिया और तिरंगा फहरा दिया। कई दिनों तक शहर का प्रशासन जनता के हाथ में रहा। कोटा में जनजागृति का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है, जिन्होंने 1939 में प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा, कोतवाली पर कब्जा। अब भरतपुर। इसका भी एक फैक्ट बीकानेर जैसा है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में राज्य से बाहर हरियाणा के रेवाड़ी में हुई थी। इसके प्रमुख नेता थे किशनलाल जोशी और अध्यक्ष बनाए गए थे गोपीलाल यादव। भरतपुर, रेवाड़ी, ये तो 3 हो गए जो बाहर बने। बीकानेर, भरतपुर और जैसलमेर वाला जोधपुर में। एक्सीलेंट, तुम बहुत जल्दी सीख रही हो। अब बताओ, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? ये तो मुझे पता है, गोकुल भाई भट्ट को। बिल्कुल सही, और उन्होंने ही सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। उन्हीं के प्रयासों से आज माउंट आबू राजस्थान का हिस्सा है। सिरोही, गोकुल भाई भट्ट। और अब वो फैक्ट जो आरपीएससी का फेवरेट सवाल है। राजस्थान की वो पहली रियासत कौन सी थी जिसने सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की? जयपुर, जोधपुर? नहीं, वो थी एक छोटी सी रियासत, शाहपुरा। शाहपुरा ने देश की आज़ादी से एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को राजा सुदर्शन देव ने प्रजामंडल के नेता गोकुललाल असावा को सत्ता सौंपकर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। ये काम बड़ी बड़ी रियासतें नहीं कर पाईं, जो शाहपुरा ने कर दिखाया। इसकी स्थापना रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास ने माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से 1938 में की थी। शाहपुरा, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन, ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छे। इसके अलावा बस नाम याद रख लो। अलवर में जनजागृति फैलाई पंडित हरिनारायण शर्मा ने, करौली में त्रिलोकचंद्र माथुर ने और झालावाड़ में मांगीलाल भव्य ने। ये रही तुम्हारी प्रजामंडल की पूरी कहानी एक सांस में। अब कनिष्का, इस पूरी कहानी से तुम एक शॉर्ट टेबल बना लेना, जैसा टेस्ट क्यू ऐप के क्विक रिवीजन नोट्स में दिया होता है। इससे लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। तो कनिष्का, ये थी प्रजामंडल की कहानी। ये सिर्फ कुछ संगठनों की स्थापना की तारीखें नहीं है। ये कहानी है आम लोगों के असाधारण साहस की। ये कहानी है किसानों, छात्रों, महिलाओं, वकीलों और शिक्षकों की, जिन्होंने निरंकुश राजशाही और सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई। इन्हीं आंदोलनों ने राजाओं को जनता के सामने झुकने पर मजबूर किया, लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाए और अंत में राजस्थान के भारत में एकीकरण का रास्ता तैयार किया। ये लोकतंत्र के दादाजी थे, जिन्होंने राजतंत्र की जड़ों को हिलाकर रख दिया। सर, आज पहली बार मुझे इतिहास इतना दिलचस्प और जिंदा लगा। अब ये मेरे लिए सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि प्रेरणा है। सागरमल गोपा, कालीबाई, नारायणी देवी, ये नाम अब मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। याद रखना, जब तुम इन कहानियों के जज्बे को साथ लेकर पढ़ोगी तो कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं लगेगी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह कनिष्का को आज ये कहानी सुनकर प्रेरणा मिली, वही आग आपके दिलों में भी जली होगी। इतिहास को महसूस करके पढ़ना ही उसे हमेशा के लिए याद रखने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है।
अगर आपको हमारा पढ़ाने का ये कहानी वाला अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियों को सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जो घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि राजस्थान की किस स्वतंत्रता सेनानी की कहानी ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ है। सागरमल गोपा का बलिदान, कालीबाई की वीरता या नारायणी देवी का त्याग। आपके कमेंट्स हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। और आप हमें बताओ कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। जिस टॉपिक के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे वही टॉपिक कल आपको पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जोश के साथ। जय हिंद। जय राजस्थान।